हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास का एक नया टॉपिक रिप्रोडक्शन। इसके अंदर हम रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड जो ह्यूमन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बाकी कोई एनिमल्स 10th क्लास के सिलेबस के अंदर अभी तक नहीं है, तो रिप्रोडक्शन के अंदर हम करेंगे सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स का प्लांट्स और ह्यूमंस का रिप्रोडक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि रिप्रोडक्शन होता क्या, या रिप्रोडक्शन वर्ड का मीनिंग हमारे पास क्या है। ये जो वर्ड है, ये दो वर्ड से अगर हम इसको अलग अलग करते हैं तो री प्लस प्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, जो चीज़ एक बार बनी हुई है वही कोई दूसरी, उसी से कोई दूसरी चीज़ बनाना। ठीक है, रिप्रोडक्शन मतलब प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग। जब क्या होता है, मेल या फीमेल्स या ह्यूमंस या प्लांट्स में जब उनके ऑफस्प्रिंग्स यानी कि उनकी आगे की जनरेशन्स पैदा होती हैं, उनके बच्चे पैदा होते हैं, तो उस प्रोसेस को बोला जाता है रिप्रोडक्शन। जिस प्रोसेस के थ्रू ऑफस्प्रिंग्स को पैदा किया जाता है, नई जनरेशन्स को बढ़ाया जाता है, नई संतानों को पैदा किया जाता है, उस प्रोसेस को बोला जाता है रिप्रोडक्शन। तो द प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस ऑर्गेनिजम्स ऑफ देयर ओन काइंड। न्यू ऑर्गेनिजम्स, एक ऑर्गेनिज्म जो पुराना ऑर्गेनिजम्स है वो न्यू ऑर्गेनिजम्स बनाता है अपनी ही काइंड के, अपनी ही तरह के। जैसे बिल्ली है, बिल्ली के बच्चों को जन्म दे रही है। कुत्ता है या जो भी होते हैं या बर्ड्स होते हैं, वो अपने जैसे इंसान है तो इंसान के जैसे बच्चों को जन्म देता है। उससे अगर डिफरेंट नहीं हो सकता, क्योंकि जब हमने वेरिएशंस का प्रोसेस किया था तो वेरिएशंस के प्रोसेस में हमने किया था कि जैसे जैसे जनरेशन्स बढ़ती जाती हैं, वेरिएशन इतनी ज़्यादा आ जाती है कि एक से दूसरी जनरेशन के अंदर रिप्रोडक्शन, प्रजनन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वही चीज़ ये है कि जब ह्यूमंस रिप्रोड्यूस करते हैं तो वो ह्यूमंस ही पैदा करते हैं, कोई कुत्ता बिल्ली टाइप पैदा नहीं होते। तो वो प्रोसेस जिसके अंदर एक पुराना ऑर्गेनिज्म या एक ऑर्गेनिज्म क्या करता है, नए ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है, प्रोड्यूस करता है, उस प्रोसेस अपने जैसे नए ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है, वैसा उस प्रोसेस को बोला जाता है रिप्रोडक्शन। अब ये हुआ कि नीड ऑफ रिप्रोडक्शन क्यों हुई, रिप्रोडक्शन किस लिए जरूरी है। तो नीड ऑफ रिप्रोडक्शन हमें जस्ट फर्स्ट एक ही काम के लिए चाहिए होती है, दैट इज़ कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीसीज। कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीसीज, जैसे इंसान था, जैसे हम शुरू में बोलते हैं कि नल और नील या ऐसी कुछ दो स्पीसीज आई थी जो शुरू में आए थे ह्यूमंस, जो अर्थ के ऊपर फर्स्ट ह्यूमंस थे। अगर वो रिप्रोड्यूस नहीं करते तो ये आज इतने ह्यूमंस यहाँ पे जनरेट नहीं होते। ठीक है, तो ये ह्यूमंस जो हैं इनके जनरेट कंटिन्यूस करने के लिए, अब जब रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो परिवार आगे नहीं बढ़ता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन जस्ट डजंट मीन कि ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन को बढ़ाना नहीं है, स्पीसीज को इंक्रीज करना है। अब ह्यूमन है तो ह्यूमन चाहेगा कि मेरी जैसी स्पीसीज, मेरे जैसी दिखने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं वो ज़्यादा हों, तो वो रिप्रोड्यूस करते हैं तो ह्यूमंस प्रोड्यूस होते हैं। जब एनिमल्स रिप्रोड्यूस करते हैं, जैसे बिल्ली रिप्रोड्यूस कर रही है तो बिल्ली जैसे जो जीव हैं वो बढ़ जाएंगे। वैसे प्लांट्स रिप्रोड्यूस करते हैं, अब गुलाब का पौधा रिप्रोड्यूस करेगा तो काफ़ी सारे गुलाब पैदा होंगे। गेंदा रिप्रोड्यूस कर रहा है तो गेंदे के काफ़ी सारे पौधे होंगे। तो वो एक स्पीसीज को अपने जैसे ऑर्गेनिजम्स को बढ़ाने की जो प्रक्रिया होती है, उसको लगातार बनाए रखने के लिए जो रिप्रोडक्शन होता है, प्रजनन होता है, वो जरूरी होता है। अब रिप्रोडक्शन हमारे पास दो तरह का होता है, फर्स्ट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेकंड वन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन होता है जिसके अंदर दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन होता है जिसके अंदर दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन होता है जिसके अंदर एक पेरेंट जो है होता है रिप्रोड्यूस करने के लिए। जैसे नाम से क्लियर होता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए वर्ड हम इंग्लिश के अंदर तब लगाते हैं जब एक की बात कर रहे होते हैं। तो एक पेरेंट जहाँ पे होता है दैट इज नोन एज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और जहाँ पे दो पेरेंट्स होते हैं वह होते हैं हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो प्लांट्स और ह्यूमंस दोनों के अंदर होता है, और जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो सिंगल पेरेंट्स का होता है, और यूनिसेलुलर या ऑर्गेनिजम्स जैसे हमारे पास पाए जाते हैं उनके अंदर ये ज़्यादातर होता है। ये प्लांट्स के अंदर भी है। प्लांट्स के अंदर हमारे पास दोनों तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं। फर्स्ट रिप्रोडक्शन जो हमारा है दैट इज ड्यू टू रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के कारण जो होता है, जैसे मेल और फीमेल पार्ट्स के कारण जो होगा। और सेकंड जो हमारा रिप्रोडक्शन होता है दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब जैसे रूट से कोई रिप्रोडक्शन करवा लिया, अपनी जड़ों से रिप्रोड्यूस करा रहा है, अपने तने से रिप्रोड्यूस करा रहा है, अपने जो लीव्स हैं उनसे रिप्रोड्यूस करा रहा है। तो वो जो रिप्रोडक्शन आता है वो आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, हम आगे पढ़ेंगे। और जब प्लांट मेल और फीमेल पार्ट, अपने मेल और फीमेल पार्ट से रिप्रोड्यूस कराता है तो वो आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों ही होते हैं। वो डिपेंड करता है कौन सा प्लांट आपको दिया गया, फ्लावर वाला दिया हुआ है या विदाउट फ्लावरिंग दिया हुआ है। ठीक है, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर मेनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और
फ्लावरिंग जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर मेनली हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसके अंदर 2 पेरेंट्स आते हैं, एसेक्सुअल के अंदर सिंगल पेरेंट्स आते हैं। इसमें प्लांट्स और ह्यूमंस होते हैं, इसके अंदर प्लांट्स आ जाते हैं और अमीबा या पैरामीशियम या ऐसी जो प्लेनेरिया होती है या ऐसी जो स्पीसीज होती हैं जो सिंगल सेल वाली होती हैं, यूनिसेलुलर होती हैं, वो स्पीसीज पाई जाती हैं। अब एक बात हो रहा है कि जब वेरिएशन का प्रोसेस हम करते हैं, जब हमने जो लाइफ प्रोसेसेस किए थे उस टाइम में हमने जो वेरिएशन या बायोलॉजी में जब भी हम पढ़ते हैं तो वेरिएशन का मतलब क्या होता है, चेंज आना। एक स्पीसीज से दूसरे स्पीसीज पे जब हम जा रहे हैं तो चेंज आना। तो यहाँ पे क्या है, सिंगल ही पेरेंट है, एक ही उनको पेरेंट है, एक ही उनको उत्पादित कर रहा है, यानी कि एक ही ऑर्गेनिज्म से वो प्रोड्यूस हो रही है। तो वहाँ पे क्या होता है, करैक्टरिस्टिक्स बदलने के चांसेस कम होते हैं और करैक्टरिस्टिक्स यानी कि गुणों के बदलने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो कम होती है। तो वहाँ पे क्या होता है, वेरिएशन कम होती है। यहाँ पे क्या होता है, 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, दोनों के अलग अलग करैक्टरिस्टिक्स होंगे, तो ऑफस्प्रिंग के अंदर, बच्चे के अंदर भी वो अलग अलग करैक्टरिस्टिक्स हैं वो आएंगे। तो इसके अंदर जो वेरिएशन होती है वो एसेक्सुअल से ज़्यादा होती है। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आज के वीडियो में हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे और उसके बाद में नेक्स्ट हम करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसके अंदर हम प्लांट्स और ह्यूमंस को डिस्कस करेंगे। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेसिकली जो हमारा यूनिसेलुलर्स के अंदर होता है, तो काफ़ी सारे टाइप्स में हमारा जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो होता है। फर्स्ट पार्ट है फीजन। फीजन का मतलब क्या होता है, एक बड़ी चीज़, बड़ा ऑर्गेनिज्म है वो क्या हो गया, टूट के 2 छोटे ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिवाइड हो गया। ठीक है, फीजन का मतलब होता है बड़ी चीज़ का टूट के छोटी छोटी चीज़ों के अंदर डिवाइड होना। दूसरा होता है बडिंग। बडिंग क्या होता है, बडिंग जैसे जब फूल खिलता है उसकी कली को बडिंग बोला जाता है। तो कोई भी ऑर्गेनिजम्स जैसे होते हैं, जैसे हाइड्रा की एग्जांपल हम लेते हैं, ऐसे हमारा हाइड्रा होता है तो उसके साइड में से ऐसे एक नया हाइड्रा निकलना स्टार्ट हो जाता है और इसको बडिंग बोलते हैं। और ये बडिंग जैसे जैसे बड़ी होती जाती है, जैसे जैसे इसका जो मास है या वेट है वो इंक्रीज होता जाता है, तो ये अपनी मदर से, अपने जो पुराना हाइड्रा था उससे अलग होकर एक नया हाइड्रा बना लेती है। तो बडिंग का मतलब होता है जैसे साइड में से कोई चीज़ निकलना, जैसे कली निकलती है फूल के अंदर से वैसे निकलेगा। और ये बडिंग जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे क्या होगी, ये नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म करती जाएगी और एक पॉइंट पे जाके जब इसका जो वेट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा तो ये अपनी मदर से अलग हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में है हमारे पास स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन के अंदर क्या होता है कि काफ़ी अनयूजुअल कंडीशंस के अंदर, क्या अनयूजुअल कंडीशंस मतलब जब किसी प्लांट से या कहीं पे जो हमारे ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर रहे हैं उनकी फेवरेबल कंडीशंस, उनके अनुकूल परिस्थितियाँ नहीं पाई जाती, तो वो क्या कर देते हैं, स्पोर्स फॉर्मेशन बनाना शुरू कर देते हैं और स्पोर फॉर्मेशन से वो जगह जगह पे बिखर जाते हैं और वहाँ पे जाके कहीं दूसरी जगह पे जाके वो ग्रो करना शुरू कर देते हैं जहाँ पे भी उनको जो है कंडीशंस अपने अकॉर्डिंग मिलती हैं। इसका एग्जांपल हम लेते हैं, जो हरे रंग की परत आ जाती है ना ब्रेड के ऊपर, वो स्पोर फॉर्मेशन का काम करती है। ब्रेड के ऊपर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जब वो ग्रो करने स्टार्ट कर देते हैं तो वहाँ पे हमारे पास क्या आ जाती है, जो रेड कलर की परत है, वो ग्रीन कलर की परत है वो आनी शुरू हो जाती है। और अब ये यहाँ से क्या करेगी, यहाँ से ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उठ के किसी और जगह पे भी जा सकते हैं, जैसे रोटी के ऊपर भी ग्रो कर सकते हैं, कहीं भी जाके ये ग्रो कर सकते हैं। तो उस फॉर्मेशन उसको बोला जाता है स्पोर फॉर्मेशन। अब फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, फ्रेगमेंटेड होना मतलब टुकड़ों में बंट जाना। फ्रेगमेंटेशन हमारे पास होता है जब टुकड़ों में कोई चीज़ बंट जाती है तो उसको बोला जाता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब जैसे आपके पास कोई एक चीज़ है, उसको आपने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया तो वो 2 नए ऑर्गेनिजम्स बन गए। उन 2 को अगर आप 4 बनाओगे तो फिर वो 4 नए ऑर्गेनिजम्स बन जाएंगे और 4 के अगर 6 बनाओगे, 10 बनाओगे तो वो 10 नए ऑर्गेनिजम्स बनेंगे। ठीक है, उसके बाद में है रीजनरेशन। रीजनरेशन का मतलब क्या होता है, दोबारा रीजनरेट करना। कोई भी चीज़ है उसको जितने मर्जी भागों के अंदर आप काट दो, वो हमेशा क्या करेगी, एक नए भाग को, नए ऑर्गेनिज्म को जन्म दे देती है अपने जैसे। ठीक है, तो फ्रेगमेंटेशन के अंदर भी हमने यही पढ़ा, रीजनरेशन के अंदर भी हमने यही पढ़ा। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है, रीजनरेशन कुछ स्पेसिफाइड सेल्स के कारण होती है, यानी कि रीजनरेशन कराने के लिए उस ऑर्गेनिज्म को हमें वहां से तोड़ना पड़ता है जहां पे वो स्पेसिफाइड सेल्स होते हैं। जैसे कि मान लो ये कोई ऑर्गेनिज्म है, इसके यहाँ पे ये स्पेसिफाइड सेल्स पड़े हैं, तो इसको तोड़ने के लिए अगर आप ऐसे तोड़ देते हो ना, अब ये नया ऑर्गेनिज्म नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पे सेल नहीं आया, बट यहाँ से तोड़ोगे तो अब बनेगा, यहाँ से तोड़ोगे तो अब भी बनेगा। ठीक है, तो रीजनरेशन के अंदर जब ऑर्गेनिजम्स को तोड़ा जाता है तो वहाँ पे क्या होना चाहिए, उस पर्टिकुलर जो रीजनरेटिव सेल्स होते हैं, स्पेशलाइज सेल्स जो रीजनरेशन करवाते हैं, वहाँ से तोड़ना जरूरी होता है। अगर वहीं से तोड़ेंगे हम, वहीं से उसे काटेंगे तो नया ऑर्गेनिज्म बनेगा, अदरवाइज नहीं बनता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के अंदर वेजिटेटिव वर्ड हम यूज करते हैं जब वनस्पतियों की बात या ऐसी कोई बात हम करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली होता है प्लांट्स के अंदर। ठीक है, शुरू में जब मैंने बताया था कि प्लांट्स
कुछ हद तक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं, यानी कि नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं जिनके ऊपर फूल नहीं लगते हैं वो क्या करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं। और वो किस प्रोसेस से करते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से करते हैं। और काफ़ी सारे और प्लांट्स भी होते हैं जो फूल को बियर भी करते हैं, तो वो भी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है, वो के थ्रू रिप्रोडक्शन करते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो वन बाय वन हम इन्हीं प्रोसेसेस को डिस्कस करेंगे, फिजन को, बडिंग को, स्पोर फॉर्मेशन को, फ्रेगमेंटेशन को, रीजनरेशन को और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट फिजन से। फिजन हमेशा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होता है। यूनिसेलुलर मतलब जिनके पास सिर्फ एक सेल होता है, ठीक है। और इसके अंदर प्रोसेस होता है किसका, सेल डिवीजन का। इसके अंदर प्रोसेस होता है सेल डिवीजन का, यानी कि एक सेल डिवाइड हो जाता है दो सेल्स के अंदर और दो नए ऑर्गेनिजम्स बनने शुरू हो जाते हैं, या दो से ज़्यादा नए ऑर्गेनिजम्स हैं वो बनने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो अब ये जो फिजन होता है ये अगेन आगे दो टाइप्स का होता है, दैट इज फर्स्ट इज बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। बाइनरी का मतलब होता है बाई वर्ड, जहाँ पे बाइनरी वर्ड आ जाता है उसका मतलब होता है दो। फिजन का मतलब होता है टूटना, ठीक है। तो दो के अंदर टूटना, दो के अंदर मतलब एक ऑर्गेनिजम्स दो नए ऑर्गेनिजम्स जब बनाता है, वन ऑर्गेनिज्म इज डिवाइडेड इनटू टू, दैट इज नोन एज बाइनरी फिजन। बाइनरी का मतलब होता है टू, या आप बाई वर्ड जहाँ पे आ जाता है दो लेके चलते हैं मैथ्स में, जैसे आप बाइनोमियल इक्वेशंस पढ़ते हो जहाँ पे x की पावर 2 होती है, हमारे पास हाईएस्ट पावर ऑफ x इज 2 होती है, वहाँ पे हम बाइनोमियल्स बोलते हैं। तो बाइनरी क्या होता है, दो, एक से दो बनना, ठीक है। तो जहां पे बाइनरी का मतलब होता है दो, फिजन का मतलब होता है टूटना, ठीक है। तो जब एक ऑर्गेनिजम्स दो नए ऑर्गेनिजम्स के अंदर टूट रहा है थ्रू द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन इज नोन एज बाइनरी फिजन। और ये बेसिकली अमीबा के अंदर देखी जाती है और पैरामीशियम के अंदर भी देखी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास होता है मल्टीपल फिजन। अब मल्टीपल फिजन के अंदर है कि कोई भी एक ऑर्गेनिज्म होगा वो एक से ज्यादा पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाता है। टाइम के साथ वो एक से ज़्यादा पार्ट के अंदर रिप्रोड्यूस कर देता है, या उसकी जो गिनती होती है वो एकदम से ज़्यादा बढ़ जाती है, दो से ज़्यादा जब हो जाते हैं। तो वन ऑर्गेनिज्म इज डिवाइडेड इनटू मोर देन टू ऑर्गेनिजम्स, उसको बोलते हैं मल्टीपल फिजम। और ये बेसिकली होता है कि इसमें प्लाज्मोडियम में होता है। रैपिडली इनकी जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। एक जो हमारे पास प्लाज्मोडियम जो होता है, प्लाज्मोडियम जो मतलब मलेरिया कॉज करता है, इन्फेक्शन या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो मलेरिया को कॉज करता है, वो क्या करता है, रैपिडली हमारी बॉडी के अंदर लगातार टाइम के साथ इंक्रीज होता जाता है और वो एक से ज़्यादा बन जाते हैं, 10 15 20 मतलब टाइम के अंदर सेकंड्स के अंदर दुगने होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और एक होता है लिस्मोनिया। लिस्मोनिया के अंदर भी क्या होती है, मल्टीपल फिजन होती है, मतलब एक से ज़्यादा टुकड़ों के अंदर ये डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। मल्टीपल फिजन की आपको एग्जाम्पल जो है वो दिख रही है स्क्रीन के ऊपर। ये जो पूरा प्रोसेस होता है इसके अंदर आपका जो प्लाज्मोडियम है या जो लिस्मोनिया है वो मल्टीपल फिजन करा रहा है, मतलब एक था एक से कई में कन्वर्ट हो रहा है, दो से ज़्यादा के अंदर जब कन्वर्ट होता है दैट इज नोन एज मल्टीपल फिजन। उसके बाद है बडिंग। बडिंग का मतलब होता है कली की तरह साइड में से कहीं से निकलना और फिर पेरेंट बॉडी को छोड़ के खुद अलग होकर नए ऑर्गेनिज्म बना लेना, ठीक है। तो ये बेसिकली होती है एग्जाम्पल हाइड्रा की और ईस्ट की। यीस्ट हमारे पास क्या होता है, वैसे हम अगर बडिंग की बात करें तो बडिंग क्या होती है, द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एन इंडिविजुअल थ्रू बड्स, बड्स यानी कि कलियों के थ्रू, दैट डिवेल्प्स ऑन द पेरेंट बॉडी। पेरेंट बॉडी के ऊपर क्या होता है, एक बड डिवेल्प होता है। जैसे ये हमारे पास ईस्ट सेल था, ठीक है। ईस्ट सेल से अब क्या हो गया, बड डिवेल्प होना शुरू हो गया। ये आपको साइड में थोड़ा सा ये दिख रहा है, ये पार्ट दैट इज नोन एज बड की डिवेल्पिंग हो रही है। अब ये न्यू बड हमारा बिल्कुल डिवेल्प हो चुका है, ठीक है। ये चेन ऑफ ब्लड्स डिवाइड होने शुरू हो गया और एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद में ये सारे के सारे टूट के क्या कर लेंगे, नए ईस्ट बनाने शुरू कर देते हैं। चेन ऑफ बर्ड्स हमारे पास बन गया, ठीक है। तो एक कली की तरह निकलता है पेरेंट बॉडी की साइड में से, अपने पेरेंट की साइड में से, और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में जब उसका न्यूट्रिशन पूरा हो जाता है और वो बच्चा फिर क्या होता है, अपनी माँ से अलग हो जाता है और नया ऑर्गेनिज्म है, नया ऑर्गेनिज्म नहीं नई स्पीसीज बन जाती है उसी ऑर्गेनिज्म की, ठीक है। तो बट ड्राइव्स न्यूट्रिशन एंड शेल्टर फ्रॉम द पेरेंट ऑर्गेनिज्म एंड डिटैचेस वंस इट इज फुली ग्रोन। बट क्या करेगा, इसको जो न्यूट्रिशन खाना है, जो भी प्रोसेसेस होंगे इसके लाइफ प्रोसेसेस होंगे, उनके लिए इसको जो एनर्जी वगैरह है सारा कुछ मिलेगा अपनी पेरेंट्स बॉडी से, ठीक है। और एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर जाके ये क्या कर देता है, जब एक हद तक ये ग्रो हो जाता है, मतलब उसके बाद में ये अकेला सर्वाइव कर सकता है, तो उसके बाद में ये अपनी पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाता है, टूट जाता है और एक नया जो ईस्ट है वो फॉर्म कर लेता है, या एक नया हाइड्रा है वो बन जाता है। हाइड्रा की आपको फिगर जो है वो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही है। हाइड्रा की साइड में से एक छोटा हाइड्रा यानी कि एक बड टाइप निकल रहा है, धीरे धीरे 3 या 4 स्टेप्स के अंदर वो ग्रो कर रहा है और लास्ट में जाके एक से हमारे पास 2 हाइड्राज हैं वो बन गए हैं। तो इससे भी बोलते हैं बडिंग इन हाइड्रा। तो हाइड्रा कैसे रिप्रोड्यूस करता है या ईस्ट कैसे रिप्रोड्यूस करता है, थ्रू द प्रोसेस ऑफ बडिंग, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास स्पोर फॉर्मेशन।
स्पोर फॉर्मेशन की एग्जांपल होती है हमारे पास राइजोपस। राइजोपस यानी कि देखो, स्पोर फॉर्मेशन इज अनदर मीन ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब हमारे पास क्या होता है, ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशंस ऑर्गेनिजम्स डेवलप सैक लाइक स्ट्रक्चर। सैक लाइक यानी कि ये जैसे काफी टाइम के बाद, पकने के बाद जो फूल है वो झड़ जाता है ना, अपने सैक्स में से निकल जाता है ना, वही चीज जो होती है वो स्पोर फॉर्मेशन के अंदर देखने को मिलती है। वो फूल क्या करता है, उसकी जो पंखुड़ियां होती है निकल के नीचे गिरती है, जैसे गेंदा हो गया, उसकी पंखुड़ियां नीचे गिरेंगी, नीचे गिर के वो जब मिट्टी के कंटेक्ट में आती है, मिट्टी से कवर हो जाती है, तो थोड़े दिन बाद में से वहां से नए गेंदा का फूल निकलना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो उसके अंदर बेसिकली ऐसा ही प्रोसेस होता है, हम इसको कंसीडर नहीं कर सकते। तो ऐसा कुछ होता है, जैसे बीज गिर गया या उसके ऊपर लेयरिंग होगी और उसके बाद में जो होता है। तो ये देखिए सैक लाइक स्ट्रक्चर स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम क्या करता है, स्पोरेंजियम ब्रस्ट ओपन्स एंड स्पोर्स आर रिलीज दैट जर्मिनेट टू गिव राइज टू न्यू ऑर्गेनिजम्स। यानी कि ये ब्रस्ट करेगा, ओपन हो जाएगा, फूट जाएगा एकदम से, नए जो हैं हमारे पास स्पोर्स है या उनको रिलीज करता है, बीज जो होते हैं उससे, यानी कि जिससे नया हमारा जो प्लांट बनेगा, और वो गिव राइज करता है नए ऑर्गेनिज्म से। जैसे मैंने आपको गेंदे की एग्जांपल दी है, यानी कि फूल टूट जाता है और टूट के नीचे गिर गया, तो वो एज ए बीज काम करके जर्मिनेट होके नया जो है वो प्लांट जो है वो बनाता है। जैसे आपको दिख रहा है ये स्पोरेंजियम आपको गिवन है, आप फिगर के अंदर देख लीजिए, ऊपर आपको एक फिगर दिख रही है स्क्रीन के ऊपर, उसके ऊपर आपको स्पोरेंजियम दिख रहा है, फूल का जो हिस्सा था वो। उसके बाद में जो स्पोरेंजियम है वो टूट गया, टूट के उसने क्या बनाए, स्पोर्स बनाए डिफरेंट टाइप्स ऑफ। ठीक है, और वो स्पोर्स क्या करेंगे, जब नीचे गिरेंगे या ट्रांसफर होंगे किसी भी मीडिया के थ्रू, चाहे वो हवा है चाहे वो पानी है, किसी के थ्रू, और नई जगह पे जाके नया ऑर्गेनिज्म है उसको बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन हम देख चुके हैं। फ्रेगमेंटेशन के अंदर बेसिकली क्या होता है कि हमारा जो ऑर्गेनिज्म होता है उसको जितने भागों के अंदर आप तोड़ते हो वो उतने ही नए ऑर्गेनिजम्स बनाने शुरू कर देता है। मतलब जितने पार्ट उसके करोगे 10 करोगे तो 10 नए ऑर्गेनिज्म बनेंगे। तो ये किस में आता है, मल्टी सेलुलर में आता है। मल्टी सेलुलर यानी कि जिनमें एक से ज़्यादा सेल्स होते हैं उनके अंदर आता है। तो जैसे जैसे उनको हम काटेंगे तो नया ऑर्गेनिज्म है वो बनेगा। प्लिनेरिया के अंदर बनता है, स्पाइरोगैरा के अंदर भी बनता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, जो पेरेंट बॉडी होती है वो डिवाइड कर लेती है इंटू सेवरल फ्रेगमेंट्स डिवेल्प इंटू न्यू ऑर्गेनिजम्स। पेरेंट बॉडी जो है वो खुद को ऐसे डिवाइड कर लेती है। जैसे ये कोई प्लिनेरिया की स्ट्रक्चर है हमारे पास। ठीक है, ये इसकी 2 आंखें हैं। ये प्लिनेरिया क्या करता है, जब हम इसको तोड़ देते हैं, ऐसे 4 पार्ट्स के अंदर तोड़ दिया, तो ये चारों के चारों पार्ट्स क्या करेंगे, नया प्लिनेरिया, छोटे छोटे प्लिनेरिया डिवाइड बनाने शुरू कर देंगे। 4 नए छोटे छोटे जो प्लिनेरिया है वो बनने यहाँ से शुरू हो जाते हैं। तो ये होती है प्रोसेस फ्रेगमेंटेशन की। ठीक है, ये ऐसे, ठीक है, बेसिकली ऐसे होता है। या आपने एल्गी देखी होगी, एल्गी जो काई होती है पानी के ऊपर जो आती है वो ऐसे होती है, वो पत्ते की तरह ही होती है। अगर बीच में से टूट जाती है, ये हिस्सा इधर चला गया, ये हिस्सा इधर चला गया और ये हिस्सा इधर चला गया, तो ये तीनों के तीनों जो हिस्से हैं ये नए जो एल्गी है उसको बनाना शुरू कर देते हैं। दैट इज नोन एज फ्रेगमेंटेशन, टूट जाना। रीजनरेशन सेम प्रोसेस होता है आपका, बट यहाँ पे क्या होता है, आपको ऑर्गेनिज्म को वहीं से ही काटना है जहाँ पे हमारे रीजनरेटिव सेल, स्पेशलाइज्ड सेल जो रीजनरेट करवा सकते हैं वो हैं, वहीं से काटोगे तो रीजनरेशन होगी, अदरवाइज नहीं होगी। देयर आर सम सेल्स विच आर एबल टू रीजनरेट और सम स्पेशलाइज्ड सेल प्रेजेंट इन द रीजनरेशन प्रोसेस। ठीक है, कुछ स्पेशलाइज सेल्स हमारे पास उस ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं और वही क्या करवाते हैं, रीजनरेशन का प्रोसेस कराते हैं और रिप्रोडक्शन करवाते हैं। Power of growing a new organism from the lost body part, for example when the lizard loses its tail and new tail grows। जब ये एक पावर होती है, जैसे छिपकली होती है ना, छिपकली के ऊपर, छिपकली की पूंछ तोड़ के देखना, क्वारंटाइन चल रहा है कोरोना के अंदर, ये करके देख ही लेना, जब पूंछ टूटेगी तो थोड़ी देर तक उसकी पूंछ जो हिलती रहती है और 10 या 15 दिन बाद में उसको देखना उस छिपकली की नई पूंछ आ जाती है। दैट इज द प्रोसेस इज रीजनरेशन। हमने उसको उस जगह से तोड़ा, उस छिपकली की जो पूंछ होती है उसके अंदर वो स्पेशलाइज्ड रीजनरेटिव सेल्स पाए जाते हैं और वो पूंछ को दोबारा रीजनरेट कर देते हैं, दोबारा से दोबारा बना देते हैं। ठीक है, दैट इज नोन एज प्रोसेस ऑफ रीजनरेशन। ठीक है, करके देख लेना, इतना टाइम तो होगा आपके पास, जोर से मारना उसको चप्पल या जूते से, पूंछ टूट जाएगी, उसके बाद में नई पूंछ आ जाएगी 10-12 दिनों के बाद में। नेक्स्ट हमारे पास है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। लास्ट है हमारा आज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का लास्ट पार्ट, दैट इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स बाय रूट, स्टेम्स एंड लीव्स। ठीक है, जो प्लांट्स हैं वो 2 तरह से रिप्रोडक्शन करते हैं, एक तो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के थ्रू और एक करते हैं वो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, यानी कि अपने जो रूट्स होती हैं, स्टेम्स होती हैं और लीव्स होती हैं उनके कारण। ठीक है, तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है वो प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसके अंदर प्लांट्स है वो रिप्रोड्यूस करते हैं जड़ों से,
तने से और पत्तों से, ठीक है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है वो दो तरह की होती है। फर्स्ट वन इज नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और सेकंड वन इज आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के अंदर मतलब नेचुरली बनेगी वो चीज़, कुदरत से बनेगी, और आर्टिफिशियल वेजिटेटिव का मतलब जो भी रिप्रोडक्शन हम करवाएंगे, जो भी ऑर्गेनिजम्स वो बनाए जाएंगे वो ह्यूमन के थ्रू बनाए जाएंगे, यानी कि साइंस के कुछ प्रोसेसेस लगा के कुछ ना मतलब जुगाड़ करके नया जो ऑर्गेनिज्म है वो बनाया जाता है, तो वो होता है आर्टिफिशियल, ठीक है। तो नेचुरल प्रोपेगेशन जो होती है वो होती है रूट के थ्रू, स्टेम के थ्रू और लीव्स के थ्रू, ठीक है। रूट इज ए पार्ट ऑफ प्लांट फ्रॉम वेयर द रूट हेयर्स आर प्रोड्यूस। देखो रूट हम उसको नहीं बोलते जो जमीन के नीचे होती है, जैसे आलू होता है और जो स्वीट पोटैटो होता है, ठीक है, शक्करकंदी जिसको बोलते हो, दोनों पाए तो जमीन में ही जाते हैं, पर जो स्वीट पोटैटो होती है वो रूट होती है, क्योंकि जब आप उसको निकालते हो तो उसके ऊपर रूट हेयर्स होते हैं, छोटे छोटे बाल होते हैं रूट के। वैसे ही आप रेडिश या कैरेट को निकालते हो तो उनके ऊपर भी क्या होते हैं, छोटे छोटे बाल होते हैं। तो रूट्स होने के लिए रूट हेयर्स होना जरूरी है, ठीक है। तो वो प्लांट्स का वो पार्ट जिसके ऊपर रूट हेयर्स भी पाए जाते हैं उसको रूट बोलते हैं, और रूट्स के थ्रू जो है रिप्रोडक्शन कराता है दैट इज नोन एज जो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन थ्रू रूट्स। करवाता कौन है? स्वीट पोटैटो करवा सकता है, रेडिश या कैरेट वगैरह होते हैं वो करवा सकता है। स्वीट पोटैटो जो होती है इसकी मेन एग्जांपल होती है, आप इसको ये कंसीडर करके चलें। उसके बाद में होता है स्टेम। स्टेम वो पार्ट होता है जहां से ब्रांचेस और लीव्स निकलते हैं, तना जहां से टाहनियां और पत्ते निकलते हैं, तो वहां से जो ग्रो करवाता है दैट इज नोन एज पोटैटो। पोटैटो आपको क्या होता है, कई दिनों तक पोटैटो आलू जब पड़ा रहता है तो उसके साइड में से ऐसे पत्ते निकलने या टहनियाँ निकलनी शुरू हो जाती है, ठीक है। और उस आलू को जब आप दबा देते हो तो नए काफ़ी सारे आलू के पौधे बनने शुरू हो जाते हैं, तो वो होता है तने के थ्रू। तो पत्ते और टहनियाँ कहाँ से निकलते हैं? स्टेम में से निकलते हैं, तने में से निकलते हैं, तो ये प्रोपेगेशन हुई थ्रू द स्टेम। उसके बाद में होता है लीफ। एक हमारे पास ऑर्नामेंटल प्लांट होता है बायरोफिलम। बायरोफिलम क्या होता है कि बायरोफिलम का पत्ता जब झड़ जाता है, नीचे गिर जाता है, फॉल डाउन हो जाते हैं, उसके पत्ते लीव्स फॉल कर जाते हैं, जब वो मिट्टी से कवर हो जाते हैं तो उसका जो, जैसे ये पत्ता आपको दिख रहा है ऐसा ही कुछ पत्ता होता है, तो उसके जो भी ये होते हैं ना कॉर्नर्स, यहाँ से नया प्लांट है वो निकलना शुरू हो जाता है, दैट इज नोन एज रिप्रोडक्शन थ्रू लीव्स, ठीक है। व्हेन इट फॉल्स डाउन एंड कवर्ड विद सॉइल, एक नया प्लांट है वो बनता है, किसमें? बायरोफिलम के अंदर। और बायरोफिलम हमारा क्या होता है? एक ऑर्नामेंटल प्लांट है वो होता है। तो ये थे हमारे पास नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के कुछ पार्ट। नेचुरल वेजिटेशन होती है हमारे पास रूट्स के थ्रू, जो स्वीट पोटैटो इसकी एग्जांपल थी, स्टेम के थ्रू पोटैटो इसकी एग्जांपल थी, और लीव्स के थ्रू बायरोफिलम जो एक ऑर्नामेंटल प्लांट है वो इसकी एग्जांपल थी। नेक्स्ट हम मूव करते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की तरफ। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होती है कटिंग के थ्रू, ग्राफ्टिंग के थ्रू और लेयरिंग के थ्रू, ठीक है। कटिंग के थ्रू, ग्राफ्टिंग के थ्रू और लेयरिंग के थ्रू। अब कटिंग में सबसे कॉमन एग्जांपल है रोज। कलम काटते हैं, उसको दूसरी जगह पे लगाते हैं और नया जो गुलाब है वो बनना शुरू हो जाता है। ए कटिंग अ स्टेम ऑफ ए प्लांट एंड ग्रोइंग अ न्यू प्लांट विद इट, उसको बोला जाता है कटिंग। जैसे गुलाब आपको फिगर में दिख रहा है, गुलाब की कलम काटी है और उसको नई जगह पे लगाया तो नया गुलाब बन के आ रहा है, तो दैट इज नोन एज आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ये हमने किया है, ह्यूमन ने किया है, अपने आप कलम कट के नहीं लगी है, तो दैट इज आर्टिफिशियल। उसके बाद में होती है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग के अंदर क्या होता है? देखो ग्राफ्टिंग हमारा वो प्रोसेस होता है जो मैं आपको एक जगह पे समझा देती हूँ। देखो हमारे पास क्या होते हैं, दो तरह के सेब होते हैं, मान लो दो तरह के सेब है, एक बड़ा है और एक छोटा है। मान लो सेब है, टमाटर लग रहे हैं पर सेब ही हैं, ठीक है। तो एक ये जो छोटा सेब है ये मीठा ज़्यादा है, और ये जो बड़ा सेब है इसका साइज़ बड़ा है पर ये उतना मतलब टेस्ट इसका उतना अच्छा नहीं है। तो अब हम क्या करें कि जब हमने इन दोनों के करैक्टर्स मिलाने हों तो हम क्या कर लेते हैं, एक बड़ा जो एप्पल का पौधा है, सेब का जो पौधा है, और एक छोटे एप्पल का जो पौधा है, ठीक है, उन दोनों के करैक्टर्स को मिक्स कर देते हैं। कैसे करेंगे? इसको ऊपर से काट लो, इसको यहाँ से काट लो, तो एक का जो काटा हुआ भाग है, ये दूसरा जो बच गया उसके ऊपर हम क्या रखेंगे, इस पहले वाले के भाग को रखेंगे ऐसे यहाँ पे, और ये इनको ग्रो करवाएंगे साथ में। अब ये नहीं है कि सीधा लगा के रख दो तो ग्रो हो जाएंगे, नहीं, इनकी क्या होती है, एक स्ट्रक्चर बनानी पड़ती है। कईयों को ऐसे काटा जाता है ऐसे, और उसके ऊपर दूसरे को क्या किया जाता है, दूसरे को ऐसे काटा जाता है, और इनके ऊपर इनको क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है थ्रू, हाँ, मतलब जो एनिमल वेस्ट होती है या कोई खाद होती है उसको लगा के, बीच में मिट्टी वगैरह को लगा के, फिर इसको ऊपर से कपड़े से रैप कर दिया जाता है ऐसे, और थोड़े दिन के बाद में ये जो जॉइंट है ये भर जाता है, और बाद में जो पेड़ के ऊपर जो फूल लगेंगे या जो फल लगते हैं इसके ऊपर, वो दोनों के कम्बिनेशन होंगे, यानी कि एप्पल बड़े भी होंगे और मीठे भी होंगे, ठीक है। और एक और तरीका होता है इनको ज्वाइन करने का, उसके अंदर हम क्या करते हैं कि ऐसे हमारा जो प्लांट है उसको बीच में से ऐसे काट लेते हैं, दूसरा जो ऊपर से हमारा प्लांट आ रहा होता है उसको हम क्या करते हैं, ऐसे काट लेते हैं,
तो ये वाला पार्ट इस पार्ट के अंदर रखते हैं और ऊपर से इसको मिट्टी और जो एनिमल डंक वगैरह है वो लगा के इसको कवर करके कपड़े से टाइटली बांध दिया जाता है और कुछ टाइम के बाद में ये दोनों इंटरमिक्स हो जाते हैं और इनके कैरेक्टर्स जो होते हैं वो मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को बोला जाता है ग्राफ्टिंग करना, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, यूज्ड फॉर मिक्सिंग कैरेक्टर्स ऑफ टू डिफरेंट वेराइटीज टू फॉर्म न्यू स्पीसीज। अब इसके अंदर जाइलम और फिलोम की मैचिंग की जाती है, एक का जाइलम दूसरे का फिलोम, उनकी मैचिंग की जाती है। तो वो मैचिंग जब प्रॉपर हो जाती है तो उसके ऊपर जो हमारे हैं वो दोनों कैरेक्टर्स के दोनों गुणों वाले, जो बड़ा भी होगा एप्पल और मीठा भी होगा, वैसे जो फ्रूट्स हैं वो लगने शुरू हो जाते हैं। दैट प्रोसेस इज नोन एज ग्राफ्टिंग, ठीक है। उसके बाद में है लेयरिंग। लेयरिंग जो होता है वो जैस्मीन के अंदर बेसिकली होता है। अब लेयरिंग के अंदर करते क्या है, देखो, द पोर्शंस ऑफ ब्रांचेस और स्टेम इन कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड आर देन कवर्ड विद सॉइल। इसके अंदर क्या होते हैं वो पोर्शंस, जैसे अभी मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। ये हमारे पास मान लो कोई फूल का पौधा था, ये था, इसके ऊपर ऐसा कोई फूल का पौधा है, ठीक है। इसकी एक ब्रांच निकली है और वो हमने क्या किया, ऐसे करके मिट्टी के अंदर दबा दी। यहाँ पे मिट्टी थी, हमने इसको मिट्टी के अंदर दबा दिया। अब यहाँ से क्या करेंगे, एक नया जैस्मीन निकलेगा, ठीक है। अब इसकी टहनियाँ जब ग्रो करती हैं, या इधर भी हम क्या करते हैं, एक ब्रांच इसकी निकली है, इसको भी हमने क्या किया, मिट्टी में दबा दिया और यहाँ से भी एक नया जैस्मीन निकल रहा है। दैट प्रोसेस इज नोन एज लेयरिंग, ठीक है। और इसको क्या करना, थोड़ा सा ऐसे कट करके फिर मिट्टी के अंदर दबाना है, तो ईजिली ये ग्रो कर जाता है, ईजिली इसको न्यूट्रिएंट्स है वो मिलने शुरू हो जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम एक की टानी लेके उसकी ब्रांच लेके उसको मिट्टी में दबा देते हैं और नया बन जाता है पौधा, ठीक है। दैट प्रोसेस इज नोन एज लेयरिंग, जो आज का हमारा लास्ट प्रोसेस था लेयरिंग का। तो ये हमारा यहाँ पे खत्म होता है, दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और नेक्स्ट पार्ट के अंदर यहाँ पे हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं। फिजन भी हो गया जो अमीबा के अंदर होता है, यूनिसेलुलर बडिंग हम हाइड्रा की एग्जांपल और ईस्ट की एग्जांपल कर चुके हैं, स्पोर फॉर्मेशन हो चुका है, फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन भी हम कर चुके हैं, इनका डिफरेंस भी हम कर चुके हैं, और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी हो गया। तो यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।